Good morning to all of you. BBA third sem and BCom second year. In the last lecture, we have discussed about the income from house property of let out house. यानी कि किराए पर अगर घर को दिया हो तो उसकी टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमने स्टेप फर्स्ट, स्टेप थर्ड, स्टेप सेकंड सबके बारे में डिस्कस किया था। और साथ में एक डिस्कस और किया था कि अगर अनरियलाइज्ड रेंट तुम्हें रिसीव होता है तो तुम कैसे उसको एडजस्ट करोगे। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा हाउस जो कि 2 यूनिट में हो, यानी कि कह सकते हैं कि बड़ा हाउस है तो 2 यूनिट में हो। एक यूनिट तुम खुद रहने के लिए यूज कर रहे हो और एक यूनिट तुम्हारे किराए पर दे रखी है, तो हम कैसे उसको करेंगे। तो देखो, हमारे पास में इसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में तुम्हें ग्रुप में सेंड कर दिया है, उसी क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं। भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ a big house whose municipal value, fair rent and standard rent are rupees 96,000, 1,26,000 and 1,08,000 respectively per annum. 1/3 portion of the house, यानी कि 1/3 यानी कि 1/3 भाग जो है वो किस पर दे रखा है, उसने किराए पर दे रखा है टू अ टेनेंट ऑफ एट रुपीज 3,200, यानी कि 3,200 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग किसी को किराए पर दे रखा है एक बड़े हाउस का 1/3 भाग। ओके, और फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एंड अदर रिमेनिंग 2/3 partition is occupied by him for his own residence, यानी कि बचा हुआ जो 2/3 पार्ट है वो खुद के रहने के लिए वो यूज में ले रहा है। ओके, तो अब तुम्हें इस कंडीशन में तुम कैसे मकान की इनकम की कैलकुलेशन करोगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब इसने कहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस स्टार्टेड इन जून 2010। अभी हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारे को, तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट बना लेता हूं। देखो, मैं तुम्हारे 2 हाउस है, एक तो 1/3 और एक 2/3, तो हमें दोनों के लिए अमाउंट के अलग अलग कॉलम बनाने होंगे, ये बात याद रखना पहले। समझ गए? जब तुम्हारे पास में 2 हाउस काउंट हो रहे हो, एक ही घर को वो 2 पार्ट बन रहा है, तो 2/3 और एक 1/3, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2/3 पार्ट और यहां पर तुम्हारा है 1/3 पार्ट। ओके, ऐसे में यहां पर तुम्हारा हो गया घर का 2/3 और यहां पर हो गया 1/3 कंप्लीट। अब तुम्हें क्या करना है कि यहां लिखना है पर्टिकुलर। एक घर स्वयं के निवास में प्रयुक्त हो रहा है और एक घर वो किराए पर दे रखा है, तो यानी कि अगर तुम्हें ऐसा करता हूं 1/3 आगे कर लेता हूं, 2/3 पीछे कर लेता हूं, तो इससे तुम्हारे को इजीली समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन ज्यादा। अब देखो, घर किराए पर दे रखा है, कौन सा पार्ट है वो 1/3 वाला पार्ट किराए पर दे रखा है और 2/3 वाला स्वयं के निवास में उपयोग में ले रहा है। तो पहले अपन स्टेप फर्स्ट क्या होती है हमारी, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं अपन। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का होता है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, व्हिचएवर इज मोर। तो यहां पर तुम लिख लो फर्स्ट म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास म्युनिसिपल वैल्यू, तो यहां देखो टोटल म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है कितनी, 96,000। समझ रहे हो? टोटल म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 96,000 पूरे घर की, राइट है? पूरे घर की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 96,000। हमें ओनली जो रेंट पर दे रखा है उसकी म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए। जिस घर को, जिस पार्ट को हमने रेंट पर दे रखा है उसकी पार्ट की म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए। तो कितना परसेंट हमने रेंट पर दे रखा है, 1/3 पार्ट, तो यानी कि म्युनिसिपल वैल्यू का हम कितना निकाल लेंगे, 1/3 निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, म्युनिसिपल वैल्यू 96,000 है, उसका 1/3 करेंगे तो वो हुआ तुम्हारे पास में 32,000। क्या हो गया तुम्हारे पास में म्युनिसिपल वैल्यू, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 32,000 और यहां पर अगर समझने के लिए लिख लेता हूं, तुम्हारे को पता रहेगा 96 × 1/3। ओके,
कंप्लीट। अगला तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, सेकंड हमारे पास में होता है फेयर रेंट। अब देखो फेयर रेंट की बात करता हूं तो क्वेश्चन में फेयर रेंट की पूरे घर की दी हुई है, कितनी 1,26,000। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा, इसका भी 1/3 निकालना होगा। 1,26,000 अपॉन 1/3 जो तुम्हारे पास में वैल्यू आने वाली है वो कितनी है 42,000, यानी कि 42,000 तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, क्या करना होता है विच एवर इज मोर, तो तुम्हारे पास तीसरा क्या हो जाएगा विच एवर इज मोर, कितना हो रहा है विच एवर इज मोर 42,000। अब तुम्हें क्या करना होता है, चौथा लेना होता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट तुम्हारे पास में क्वेश्चन में गिवन है पूरे घर का 1,08,000 रुपए, तो इसका भी क्या निकालना होगा, 1/3 लेना होगा, तो इंटू 1/3 करेंगे इसका भी, तो वो होगा तुम्हारे पास में अमाउंट 36,000। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हारे पास क्या जाएगा विच एवर इज लेस, वही तुम्हारी क्या कहलाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू। विच एवर इज लेस कितना हुआ 36,000, और ये तुम्हारे पास में क्या होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ही हो गई तुम्हारी कंप्लीट। ये तुम क्या करो बंद कर दो एक बार। अब अगली स्टेप तुम्हारे पास में क्या थी, स्टेप सेकंड है रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल्स। अगला हम क्या निकाल रहे हैं, रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल्स। पहला हम क्या लेते हैं एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट। तो यहां पर तुम्हें लिखना होगा एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि जो रियलाइज नहीं हुआ, जो रिसीव नहीं हुआ, उस रेंट को यहां पर क्या करते हैं लेस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास में लिखा हुआ है कि मैंने 1/3 पार्ट को जो किराए पर दिया उसका किराया कितना है 3,200 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग मैंने घर को किराए पर दिया हुआ है, राइट है, दिख रहा है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में और भी कुछ लिखा होगा, हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए The construction is of this house started in June 2010 and was completed on 31st May 2013। ये तुम्हारी कहाँ आएगी इंफॉर्मेशन का, जब हम इंटरेस्ट और लोन की कैलकुलेशन करेंगे तब इन डेट्स को हम वापस फिर से देखेंगे। The house is subject to the local tax of rupees 7,200 per annum and the other expenses in respect of these house are as follows। जनरल रेंट दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट दिया हुआ है और कलेक्शन चार्ज दिए हुए हैं। मिस्टर एक्स हैड टेकन लोन ऑफ रुपीस 1 लाख ऑन 1st July 2010 for the construction of this house। The loan was not yet been paid back and on interest at the rate 12% per annum is payable on it। अभी इससे हमें कुछ नहीं करना है। The tenant vacant the house on 31st January 2018 and after that it was not let out, यानी कि 31 जनवरी को किराएदार ने खाली कर दिया और उसके बाद उसको हमने किराए पर दिया ही नहीं अभी तक। ओके, बट 2 month rent of previous year 2017-18 and 3 month rent of previous year 2016-17 could not be realized from tenant at he expired on 10th Feb 2018, यानी कि 10 फरवरी 2018 को वो शांत हो गया। इसके कारण हमने प्रीवियस ईयर में तो कितना 2017-18 में तो हमने 2 मंथ का किराया नहीं लिया है और प्रीवियस ईयर 2016-17 में 3 मंथ का किराया बाकी है। अब याद रखना कि हमें जिस ईयर की इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना होता है, यहाँ पर तुम्हें 2018-19 की ईयर में कैलकुलेट करना है, यानी कि तुम्हें कौन सा चाहिए 2017-18 की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है, इनकम को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर तुम्हें 2017-18 के ही अनरियलाइज रेंट को लेस करना है, यानी कि 2016-17 का जो रेंट है अनरियलाइज रेंट उसको अब तुम लेस नहीं कर सकते हो। ओके, यानी कि तुम्हें जो जिस प्रीवियस ईयर की तुम इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हो
उसी ईयर के अनरियलाइज्ड रेंट को लेस या डिडक्ट कर पाओगे, उससे पहले वाले ईयर के अनरियलाइज्ड रेंट को तुम डिडक्ट अब नहीं कर सकोगे। ओके, तो तुम्हारे पास जिस ईयर की हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कौन सा ईयर है, 17-18। अब इस 17-18 में कितने मंथ का किराया अनरियलाइज्ड रहा, तो इसने कहा है कि 2017-18 में मेरे पास 2 मंथ का किराया नहीं आया। इसने कहा ना 2 मंथ रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर 2017-18, यानी कि 2 मंथ का जो प्रीवियस ईयर 2017-18 का 2 मंथ का किराया मुझे नहीं मिला। तो यानी कि अब तुम्हें एक्चुअल में कितना मिलता था, 3200 इंटू 12, ये तुम्हारा एक्चुअल में चाहिए। बट इसमें से तुम्हारा 2 मंथ का किराया क्या रहा, अनरियलाइज्ड रेंट हो गया। तो अनरियलाइज्ड रेंट को हम क्या करेंगे, फिर से लेस कर देंगे। तो तुम्हारा एक्चुअल रेंट कितना बन रहा है, एक्चुअल रेंट बन रहा है तुम्हारे पास में 32,000। ओके, अब इसमें से हम लेस करते हैं बेड डेब्ट्स, बट कितनी टाइप का कोई भी किराया डूबा नहीं है। ओके, अगला क्या होगा तुम्हारे पास में, देखो अनरियलाइज्ड एंड बेड डेब्ट्स, समझना इस चीज को। इस साल अगर कोई किराएदार मेरा छोड़ के भाग जाता है और वो मुझे किराया नहीं दे रहा है, तो क्या ये मान लूंगा बेड डेब्ट से? नहीं, मैं 1-2 साल उसका वेट करूंगा। हो सकता है जब भी वो मुझे मिलेगा उसको वो भैया किराया बाकी अपना किराया दो। इसका नहीं डायरेक्टली मान लिया डूब गया, होता है कैसा? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमें ये पता है कि किराएदार किराया देगा पर धीरे धीरे देगा, और नहीं देगा तो हम 4-5 साल बाद भी उसे बेड डेब्ट्स में डाल सकते हैं। तो इसलिए तुम ये मत सोचो कि अभी से मुझे बेड डेब्ट्स में डालना है। बेड डेब्ट्स में कब डालेंगे, जब तुम्हें लगता है कि हाँ एक्चुअल में अब ये किराया डूब ही गया, कभी नहीं आने वाला है। बट जैसे ही अगले इस साल का किराया अगर नहीं रिसीव हुआ तो हम अगले साल उसको बेड डेब्ट्स में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो किराया हमें मिल जाए। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली तुम्हें बेड डेब्ट्स डालने के लिए नहीं कहती है। पहले वो कहती है तुम्हारा अनरियलाइज्ड रेंट है, अभी तक तुम्हें रिसीव नहीं हुआ तो वैसे ही तुम इसमें कम कर दो, टैक्स मत दो, जब रिसीव होगा तब देना टैक्स। बट बेड डेब्ट्स क्यों मान रहे हो? बेड डेब्ट्स का मींस क्या हुआ कि अब मैं उससे रिकवरी नहीं करूंगा, मैंने उससे रिकवरी करना छोड़ दिया है। बट अनरियलाइज्ड रेंट में क्या हुआ, मैं उससे जब चाहे तब रिकवरी करूंगा, जब भी मुझे मिलेगा उसको कहूंगा। तो हो सकता है कि वो शर्म के मारे किसी तरह से मेरे को मेरा किराया दे रहे। ओके, तो डायरेक्टली तुम्हें बेड डेब्ट्स में ट्रांसफर नहीं करना है किराए को जो डूब जाए। ओके, अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल्स। रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल्स कितना आ गया, 32,000। ये हमारे पास में सेकंड कंडीशन कंप्लीट हो गई है। अब तुम्हें थर्ड कंडीशन निकालनी है। थर्ड कंडीशन कैसे निकालते हैं, जी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, जीएवी के लिए हमारे पास रहेगा, पहला होगा एक्सपेक्टेड रेट, एक्सपेक्टेड रेट। बी तुम्हारे पास हो जाएगा रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल्स, देखो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है तुम्हारे पास में 36,000 और रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल्स कितना है 32,000। हम क्या लेते हैं, विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 36,000। अब इसमें से हम लेस करते हैं, इसमें से लेस क्या रहता है तुम्हारा वैकेंसी पीरियड रेंट, यानी कि जितने मंथ घर खाली रहा उस मंथ का किराया जो तुम्हें नहीं रिसीव हुआ है तो वो भी तुम्हारा वैकेंसी नहीं रिसीव हुआ तो वो भी कम हो जाएगा। तो वैकेंसी पीरियड रेट। अब देखो वैकेंट पीरियड का कितना रेट होगा, यानी कि इसने क्या कहा क्वेश्चन में, कहा इसने कि कितने मंथ घर खाली रहा, तो यहाँ पर इसने कहा है कि द टेनेंट वेकेंट द हाउस ऑन 31 जनवरी 2018, यानी कि ये अनरियलाइज्ड रेंट दिया हुआ है, इसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है जब पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा वहां से कि टेनेंट क्या हुआ कि वेकेंट करके चला गया घर को 31 जनवरी 2018 को, तो यानी कि ये 31 जनवरी यानी कि 1 फरवरी से घर क्या रहा, खाली रहा। कब तक, 31 मार्च तक, इस ईयर के 31 मार्च तक खाली रहा होगा। तो यानी कितने मंथ के लिए खाली रहा, 2 मंथ के लिए घर क्या रहा, खाली रहा। तो यानी कि खाली रहने किराया कितना होगा, 3,200 इंटू 2 यानी कि 6,400 रुपए तुम्हारा क्या हो गया, घर
खाली रहा तो उसका किराया तुम्हें क्या करना है, लेस करना है 6400। तो ये जो तुम्हारा बैलेंस आएगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36000 माइनस 6400 इक्वल्स टू 29600। ओके, ये ओनली अपन ने किसकी कैलकुलेशन की है, जो घर किराए पर दिया है। पर अभी तक अपन ने इसकी कैलकुलेशन क्यों नहीं की, ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यार ये भी तो करेंगे। तो मैंने डिस्कस किया था जब मैंने बताया था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को अगर हम इसकी इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी नेट एनुअल वैल्यू तक की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद की कैलकुलेशन उस पर की जाती है। तो यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जीएवी निकाला है, यानी कि यहां तक की वैल्यू उसके लिए क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की 0, यानी एनएवी तक उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। उसके बाद में हम दूसरा उस पर डिस्कशन करेंगे। अब अगला तुम्हारा अगला पेज है तुम्हारा, फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चंस को। ओके, ये तुम्हारा हो गया 1/3 पार्ट और ये तुम्हारा 2/3। ओके, अब देखो यहां पर तुम्हारे पास में अब हमें क्या निकालना है, जीएवी निकाल लिया अपन ने, थर्ड स्टेप हो गई। अब फोर्थ स्टेप क्या थी तुम्हारे पास में, इसको डिस्कस करते हैं। एन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम पहले लेंगे जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में, 29600। ओके, जीएवी में से अगर मैं म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर लेता हूं, म्युनिसिपल टैक्स को अगर मैं लेस कर दूं तो क्या रहता है मेरे पास में, एनएवी आ जाती है। तो यहां देखो क्वेश्चन में तुम्हारे को कहा गया है सेकंड पैराग्राफ में, द हाउस इज subject to the local tax of ₹7200 per annum। यानी कि लोकल टैक्स, यानी कि लोकल टैक्स मींस क्या हुआ, म्युनिसिपैलिटी टैक्स। लोकल टैक्स वही होता है तुम्हारे लिए, कितना ले रहा है, 7200 तुम्हारा लोकल टैक्स है। तो यहां पर ये तुमने क्या कर दिया, पे कर दिया लोकल टैक्स। तो बचा हुआ अमाउंट तुम्हारे लिए क्या जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू लेकर आ जाएगा। कितना हुआ, नेट एनुअल वैल्यू 29600 माइनस 2400। सॉरी, इसमें कुछ लिखा हुआ है कि ओके, सॉरी, यहां पर अपन ने इसको 1/3 नहीं लिया है, ये अपने गलती कर दी, क्योंकि ये पूरे घर का किराया है, म्युनिसिपैलिटी टैक्स था, बट हमें कितना लेना है, ओनली 1/3 ही लेना है इसका। तो 1/3 कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा तुम्हारा। आज में क्योंकि हमें पूरे घर का म्युनिसिपैलिटी टैक्स गिवन है 7200, तो 1/3 पार्ट का कितना हो गया, 2400, यानी लेस करेंगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, एनएवी 27200 तुम्हारे पास क्या आ गई, एनएवी। और मैंने डिस्कस की थी जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, तब मैंने कहा था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की एनएवी क्या होती है, नील। अब यहां से तुम्हें इसकी भी कैलकुलेशंस करनी है, समझ गए। यहां तक तुम्हारे लिए क्या हो गया, नील हो गया, यहां तक कोई कैलकुलेशन नहीं की। अब आगे हमें कैलकुलेशन करनी है, तो एनएवी के साथ हम डिस्कस कर डिडक्शन देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है, 30% किसका, ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी। तो यहां देखो 27200 का 30% कितना होता है, 27200 का 30% हुआ 8160। क्या हो गया तुम्हारे पास में, इसका एनएवी हो गया और स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की एनएवी कितनी है, नील है, तो इसका मींस उस पर तुम्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कब मिलेगा, जब तुम्हारे पास में एनएवी होगी तो एनएवी का 30% देंगे। बट जब तुम्हारे पास में एनएवी नहीं है, जीरो का अगर तुम 30% दोगे तो जीरो ही आने वाला है, तो इसलिए तुम्हें यहां पर उसको पुट नहीं करना है। ओके, अब तुम्हारे को क्या करना है,
तुम्हें माइनस करना है एक चीज और, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करते हैं तो देखो घर के लिए बनना कब स्टार्ट हुआ, तो इसने कहा है कि अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं अपन, कहां से स्टार्ट हो रहा कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस स्टार्टेड इन जून 2010। कब स्टार्ट हुआ था? जून 2010 में कंस्ट्रक्शन बनना स्टार्ट हुआ था, दिखा। अब अगला दिया हुआ है एंड वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मई 2013, यानी कि 31 मई 2013 को बनकर कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब इसने कहा था कि लोन जो लिया वो कब लिया? 1 जुलाई 2010। 1 जुलाई 2010 को मैंने लोन लिया, कितने का? 1 लाख का। कितने परसेंट पर? 18% की रेट से, दिख रहा है? नहीं सॉरी 12% की रेट से मैंने क्या लिया? लोन लिया है। तो यहां मैं लिख लेता हूं 12%। कंप्लीट यहां तक। अब तुम्हें क्या करना है कि कैलकुलेशन करनी है। तो पहले हमें क्या करना होगा? प्री इंटरेस्ट पीरियड निकालना होगा और पोस्ट इंटरेस्ट पीरियड निकालना होगा। तो पहला तुम्हारा प्री इंटरेस्ट पीरियड की बात कर लेते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पीरियड कितना होगा? तो तुम्हारे पास यहां देखो कब लोन लिया, घर बनना कब स्टार्ट हुआ? जून 2010। और लोन कब लिया? 1 जुलाई। विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से पहली डेट कौन सी है? ये वाली 1 जुलाई 2010 पहले आएगी तुम्हारी। तो यहां से ले लो, आज से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 1 जुलाई 2010 पहले आएगी, फिर जून 2010 आएगी। तो इसका मींस अर्लियर कौन सी हुई? 1 जुलाई 2010 से घर बनकर कंप्लीट कब हुआ? 31 मई 2013। तो 31 मई 2013 से जस्ट पहले वाला 31 मार्च, तो क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2013, राइट है। 1 जनवरी 31 मई है, तो मई 31 मई 2013 से पहले वाला 31 मार्च क्या होगा? 31 मार्च 2013 ही होगा तुम्हारा। ओके, तो अब तुम्हें क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। तो देखो पहले हमारे पास लोन कितना लिया इन्होंने? 1 लाख का लोन लिया है। 1 लाख इंटू कितने परसेंट पर लिया? 12% पर लिया है। अब यहाँ 1 जुलाई 2010 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक के कितने मंथ होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं अपन। तो देखो 1 जुलाई 2010 से 31 मार्च 2011 तक कितने मंथ होते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कितने हो गए? 9 मंथ। तो ये हो गए तुम्हारे। फिर आपस 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक कितने मंथ हुए? 12 मंथ। और अगले कितने रहेंगे? 12, यानी तीनों को ऐड कर ले। 12 12 24, 24 प्लस 9, यानी कि तुम्हारे पास कितना हो गया? 33 मंथ टोटल तुम्हारे पास हो चुके हैं। तो तुम्हें क्या करना है? 33/12 ऐसे में, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो गया? 33/12, यानी कि 12 से 12 क्या हो जाएगा तुम्हारा? कट जाएगा। अगला फिर क्या हो जाएगा? 1 से 1 कट गया तुम्हारा, यानी बचा कितना? 33,000 तुम्हारा इंटरेस्ट होता है पूरे 33 महीनों का। अब इसको तुम्हें 5 इक्वल किस्तों में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 33/5 करो, तो यहां पर तुम्हारे पास में कितना जाएगा? 33/5 6,600 तुम्हारा क्या हो रहा है? हर साल का इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये जो 6,600 है वो तुम्हें कब से मिलेगा? 1 अप्रैल 2014 से। सुनना, ये 6,600 तुम्हें कब से मिलेगा? 1 अप्रैल 2014 से लेकर के नेक्स्ट 5 साल तक। तो यानी कि 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019, यानी 31 मार्च 2019 तक तुम्हें क्या मिलेगा? 6,600 रुपए हर साल के मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। हम किस ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं? हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं 2017
17-18 की, यानी कि इस साल में कितना मिलेगा, एक तो 6,600 का डिडक्शन मिलेगा और एक तुम्हारा क्या मिलेगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। तो यहाँ देखो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं अपन। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट तुम्हारे पास में बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 लाख कितना परसेंट है 12% है। ओके यही रहेगा तुम्हारे पास। बट अभी तक कोई लोन पे नहीं किया इसलिए मैंने 1 लाख लिखा था। कोई लोन पे कर लिया तो लेस लगा अमाउंट पे से, बट कोई लोन पे नहीं हुआ इसका मींस तुम्हें पूरा का पूरा 12,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना है। ये तुम्हारा क्या हो गया पूरे घर का इंटरेस्ट हुआ है। ओके कितना हुआ 18,600 टोटल घर का हुआ है। तो तुम्हें 1/3 और सॉरी पहले 1/3 निकालना होगा फिर तुम्हें 2/3 निकालना होगा, क्योंकि हमारे को क्या होगा हमारे पास में क्या हो रहा है कि ये पूरे घर का इंटरेस्ट है लोन का, बट हमें इन दोनों में अलग अलग बांटना होगा कि 1/3 यानी किराएदार पर कितना इंटरेस्ट लगा और किराए 6,200 तुम्हारा इसका आ गया और 12,400 इस घर का आ गया। ओके यानी कि अब तुम्हें क्या करना है 27,200 माइनस 8,160 माइनस 6,200, यानी कि तुम्हारे पास में ये हो गया 12,840 तुम्हारी किस घर की इनकम है किराए के घर की इनकम हो गई। और यहाँ पर तुम्हारे पास में जो तुमने स्वयं के निवास पे उपयोग कर रहे हो वहां पर तुम्हें क्या हो रहा है 12,400 का लॉस हो रहा है, राइट है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है जीरो में से अगर लेस करने ये भी क्या करने थे लेस करना था, लेस करो तो ये माइनस में इनकम हो गई। तो यानी कि अब तुम्हें टैक्स कितना पे करना होगा, देखो मिस्टर एक्स को अब टैक्स कितना पे करना होगा ये तुम्हें बता दो हाउस प्रॉपर्टी में टोटल। तो यानी कि देखो 12,800 तुम्हें किराए के घर से इनकम हो रही है। अगर स्वयं के निवास की बात करें तो वहां तुम्हें लॉस हो रहा है, तो जो बचेगा वो अमाउंट तुम्हें क्या करना है टैक्स के रूप में पे करना है, यानी कि तुम्हारे को 440 रुपए पर टैक्स गिवन देना होगा। इससे ज्यादा अमाउंट पर तुम्हें टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि ये घर पूरा एक है, आधे को तुमने किराए पर दे रखा और आधे को तुम स्वयं के निवास में प्रयोग कर रहे हो। तो स्वयं के निवास में प्रयुक्त होने वाले घर पर तुम्हें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, और जो तुम किराए पर दे रहे हो उस घर पर तुम्हें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी मैंने उस दिन बताया था कि अगर तुम्हारे को एक घर से प्रॉफिट होता है और एक घर से लॉस होता है, तो एक जिस घर से प्रॉफिट हो रहा है उस घर के लॉस दूसरे घर के लॉस को दूसरे घर की इनकम से तुम क्या कर सकते हो मीट आउट कर सकते हो, उसे हटा सकते हो। तो यानी कि तुम्हारे को 1/3 से प्रॉफिट हुआ और 2/3 से लॉस हुआ है, तो यहाँ पर तुमने माइनस कर दिया टोटल एक्चुअल